पिछले 6 हफ्तों से टाइलर खुद को एक बेहद खतरनाक मिशन के लिए तैयार कर रहा है। वह दिन रात ट्रेनिंग करता है और अपने शरीर को हर तरह की मुश्किल परीक्षा से गुजारता है, क्योंकि उसे पता है कि इस बार उसका मुकाबला ऐसे लोगों से होने वाला है जो जरा सी भी गलती का मौका नहीं देंगे। अगर वह एक पल के लिए भी चूका तो शायद जिंदा वापस नहीं लौट पाएगा। और देखते ही देखते 7 हफ्ते बीत जाते हैं। अब टाइलर पूरी तरह बदल चुका है। वह फिर से अपने पुराने फॉर्म में लौट आया है और आने वाले मिशन के लिए पूरी तरह तैयार है। वह सबसे पहला कॉल नीना को करता है और उसे बताता है कि अब वह रिटायर नहीं होने वाला, उसे एक आखिरी काम पूरा करना है। यह सुनकर नीना कहती है कि उसकी हालत अभी किसी भी मिशन के लिए ठीक नहीं है, लेकिन टाइलर का कहना है कि यह काम बहुत ही जरूरी है। हालांकि वह नीना को यह नहीं बताता कि आखिर वह यह मिशन क्यों करना चाहता है। और फिर ये लोग जेल की तरफ रवाना हो जाते हैं। टाइलर के साथ निक और उसका भाई आज भी है, जो इस खतरनाक मिशन में उसका साथ देने वाले हैं। निक ने अपने कनेक्शन का इस्तेमाल करके जेल के अंदर तक पहुंच बना ली थी। उनके साथ जेल का वार्डन भी मिला हुआ था। रास्ता समझने में आसानी हो इसलिए वार्डन ने दीवारों पर तीर के निशान बना दिए थे। फिर टाइलर जेल के अंदर चला जाता है। तभी वार्डन उसे बताता है कि उसके पास सिर्फ 5 मिनट का वक्त है। अगले 5 मिनटों के लिए वह जेल की सारी बत्तियां बंद करने वाला है। इसी दौरान टाइलर को केट और उसके बच्चों को लेकर बाहर निकलना होगा। इसके बाद टाइलर आगे बढ़ता है और अंदर जाते ही सीधे केट के सेल तक पहुंच जाता है। फिर टाइलर केट और बच्चों को लेकर वहां से निकलने लगता है। तभी नीना के हाथ से उसका खिलौना नीचे गिर जाता है। वह बजने लगता है, जिससे आवाज होती है और आसपास के कैदी जग जाते हैं। फिर वे सारे चिल्लाने लगते हैं, जिससे पूरी जेल में शोर मच जाता है। सारे कैदी एक दूसरे को सिग्नल देकर बताने लगते हैं कि यहाँ कोई आ गया है, जिसका मतलब साफ था कि यह मिशन अब और भी खतरनाक होने वाला है। कुछ कैदी अपने अपने सेल से बाहर आ जाते हैं और उनका मुकाबला होने लगता है टाइलर से। तब टाइलर भी उनसे लड़ता है। वह जानता है कि अगर ये कैदी जिंदा रहे तो आगे चलकर इनके लिए परेशानियां खड़ी कर सकते हैं। और कुछ ही देर बाद सारे कैदी समझ जाते हैं कि वे टाइलर से पंगा नहीं ले सकते। तब टाइलर धीरे धीरे बाहर जाने लगता है, लेकिन जैसा इनका प्लान था, अब ये लोग उसके मुताबिक बाहर नहीं निकल सकते। तभी आज उन्हें दूसरी प्लानिंग बताता है। इस तरफ गैस जल्दी बताओ। ब्रावो भूल जाओ, वहाँ खतरा है। लेफ्ट जाओ, गोल्ड ब्लॉक की तरफ, गोल्ड ब्लॉक। फिर टाइलर उन्हें लेकर वेंटिलेशन के पास पहुंचता है और दोनों बच्चों को बाहर भेज देता है। लेकिन केट और टाइलर के बाहर जाने से पहले वहां डेविड आ जाता है, जो केट का पति है और जिसने उन्हें जेल में कैद करके रखा था। डेविड आते ही लोहे के रॉड से टाइलर पर हमला कर देता है। उसकी वाइफ पीछे से आकर उसे ऐसा करने से रोकती है, लेकिन वो खुद को छुड़वाकर रॉड से उस पर भी हमला करके उसे नीचे गिरा देता है। उसे गाली देकर वो दोबारा टाइलर से लड़ने लगता है। टाइलर उसे मारने के लिए उठता है और गन से शूट करने ही वाला था कि तभी गुंडे ने धक्का देकर अपने साथ उसे नीचे गिरा दिया। फिर फौरन उठकर मुक्कों से उसने टाइलर पर हमला कर दिया, जिसके बाद दोनों एक दूसरे को पटक पटक कर मारने लगे। इनके बीच काफी देर तक खतरनाक लड़ाई चलती रही। दोनों ही एक दूसरे पर भारी पड़ रहे थे। फिर गुंडे ने बेलचा उठा लिया और बार बार टाइलर पर वार करने लगा, लेकिन हर बार टाइलर उसके हमले से बच जाता था। टाइलर ने उसे पकड़कर उसका सिर दीवार से जोर से लगा दिया। फिर उसे मुक्का मारकर उसकी 2 उंगलियां तोड़ दी, जिससे उसका हाथ 2 हिस्सों में बढ़ गया। दर्द की वजह से वो जोर से चिल्लाने लगा, जिसके बाद टाइलर ने उसके गले में चाकू घुसा दिया, जिससे बहुत ज्यादा खून बहने लगा। रही कसर गुंडे की वाइफ ने पूरी कर दी। उसने बेलचा उठाकर अपने हस्बैंड के सिर पर जोर से मारा, जिससे वह वहीं ढेर हो गया। पर वह वैसा करना नहीं चाहती थी। उसके मौत पर उसे तकलीफ तो थी, पर इसके अलावा कोई रास्ता नहीं था। तब तक निक बच्चों को लेकर गाड़ी के पास चली जाती है, लेकिन टाइलर और केट दोनों को सामने वाले दरवाजे से होकर आना है, जहाँ चारों तरफ कैदी अब बाहर आ चुके थे। हर कोई एक दूसरे को मार रहा था। वहाँ बहुत खतरनाक लड़ाई चल रही थी। गुंडे की वाइफ कहती है, वहाँ से नहीं, कोई दूसरा रास्ता होगा। मेरे साथ रहना होगा। टाइलर जैसे ही बाहर निकलता है, कैदी उस पर हमला कर देते हैं। जो कोई भी उसके रास्ते में आ रहा था, वह उसे मार मार कर साइड में हटाता जा रहा था। अपने लिए रास्ता साफ करने के लिए टाइलर उन्हें गन से मार रहा था, जबकि गुंडे की वाइफ बेलचे से लड़ रही थी। जैसे ही वे आगे बढ़ने लगे, बहुत सारे लोग आकर उन्हें घेर लेते हैं, लेकिन टाइलर आसानी से उन्हें गन से मारकर गिरा देता है। तभी उसने एक बम फेंका, जिससे बहुत सारे लोग मारे गए। टाइलर को लगता है कि अब वे लोग जा सकते हैं। तभी एक कैदी पीछे से आकर उसके सिर पर वार कर देता है। टाइलर जमीन पर गिर जाता है। वह अपने आप को संभालता है और दोबारा खड़ा हो जाता है। अब उसके सामने जो भी आता है, वह एक एक करके उसे मारने लगता है। तभी किसी ने बम फेंका। उसके फटने से वहां आग लग गई। वो आग टाइलर के बाजू पर भी लग गई, लेकिन टाइलर को कुछ नहीं हुआ। उसने बहुत सारे लोगों को मार गिराया। आखिरकार वह और गुंडे की वाइफ वहां से बाहर आ गए। ये लोग एक बुलेट प्रूफ कार में बैठ जाते हैं और वहां से बाहर जाने लगते हैं। लेकिन जल्द ही यह बात जुराब को पता लग जाती है कि उसके भाई के साथ क्या हुआ है। तब वह अपनी पूरी फौज को इनके पीछे भेज देता है। इनके पीछे बहुत सारी गाड़ियां लगी हुई थी, लेकिन टाइलर ने वहां बम गन से शूट करके कई धमाके किए दुश्मन का रास्ता रोकने के लिए। लेकिन उनकी गाड़ियां ज्यादा थीं, जो लगातार इनका पीछा कर रही थी। तभी टाइलर ने कई सारी गाड़ियों को टकराकर तबाह कर दिया। उसने बहुत सारे धमाके किए, हालांकि उन पर
पर भी लगातार बहुत सारी गोलियां चल रही थी। फिर भी वह अकेला ही उन सब पर भारी पड़ रहा था। लेकिन जल्दी ही कुछ लोग और आ जाते हैं। तब इन्हें समझ में आ जाता है कि चाहकर भी ये लोग इन सब का खात्मा नहीं कर सकते। अब इन्हें अपनी प्लानिंग के मुताबिक चलना पड़ेगा। जितनी जल्दी हो सके इन्हें जॉर्जिया से बाहर निकलना है। तब ये लोग एक ट्रेन के पास पहुंचते हैं। प्लान के मुताबिक इन्हें ट्रेन से उस जगह जाना है जहां से ये लोग प्लेन से निकल जाएंगे। सारे लोग ट्रेन में बैठ जाते हैं और ट्रेन चलनी शुरू हो जाती है। लेकिन नागाजी अभी भी इनका पीछा नहीं छोड़ते। वे हेलीकॉप्टर से इनका पीछा कर रहे हैं। तब टाइलर सबको कहता है कि अंदर रहें। वो निको और याजसे से कहता है इन लोगों का ख्याल रखना और खुद हेलीकॉप्टर से मुकाबला करने के लिए बाहर चला जाता है। वह सबसे बड़ी मशीन गन बाहर निकालता है और हेलीकॉप्टरों पर अंधाधुंध गोलियां चलाने लगता है। लेकिन वहाँ एक से ज्यादा हेलीकॉप्टर है। कुछ नागाजी ट्रेन के ऊपर चढ़ आते हैं। निक को यह बात पता चल जाती है कि वे लोग धीरे धीरे इनके पास आ रहे हैं। तब निक उनसे मुकाबला करने के लिए जाती है। तभी कुछ नागाजी इंजन रूम में पहुंच जाते हैं और इंजन बंद करने ही वाले होते हैं कि निक उन पर हमला कर देती है। उसके बाद वे लोग भी निक पर हमला कर देते हैं और वहाँ घमासान लड़ाई शुरू हो जाती है। निक जानती है कि ऐसे दुश्मनों से कैसे लड़ना है, इसलिए वह उनका मुकाबला करती रहती है। हालांकि बीच बीच में वे लोग भी निक को घायल कर देते हैं। दूसरी तरफ टाइलर ट्रेन के अंदर आ चुका है। वह एक एक करके अंदर मौजूद सभी दुश्मनों को मारता हुआ इंजन रूम की तरफ बढ़ता है। वहां पहुंचकर वह देखता है कि निक ने बाकी लोगों को खत्म कर दिया है, लेकिन अब निक खुद घायल हो चुकी है। फिर टाइलर छत पर जाता है और आखिरी बचे हेलीकॉप्टर को भी तबाह कर देता है। तब सारे लोग नीचे आते हैं। तभी उन्हें पता चलता है कि ट्रेन का ब्रेक फेल हो चुका है। सब अपना अपना सीट बेल्ट लगा लेते हैं और ट्रेन क्रैश हो जाती है। हालांकि सारे लोग जिंदा बच जाते हैं। वे ट्रेन से बाहर निकलते हैं और प्लेन की तरफ जाने लगते हैं। तब सैंड्रो बहुत गुस्सा हो जाता है और केट से कहता है, मुझे अपने पिता को देखना है, वह अच्छे पिता थे। केट उसे समझाती है, नहीं, जैसे ही मौका मिलता वो हम सबको मार देता। लेकिन सैंड्रो अब बहुत ज्यादा गुस्से में है, खासकर टाइलर पर। वह टाइलर पर हमला कर देता है क्योंकि उसे लगता है कि टाइलर ने उसके पिता को मारा है। तभी दूसरी तरफ हम जुराब को देखते हैं जो अपने बचे हुए साथियों से मिलता है। फिर ये लोग डिस्कस करने लगते हैं कि आखिर उसके भाई पर किसने हमला किया। तब सारे लोग कहते हैं कि जरूर उनका कोई दुश्मन है जो उनसे बदला लेने आया था। लेकिन जुराब कहता है कि नहीं, ये बदला नहीं है, ये कुछ और है। फिर इतना कहने के बाद वह डेविड की लाश के पास जाता है। उसे याद आता है कि इन दोनों भाइयों ने कितनी सारी मुसीबतें एक साथ झेली थी। जब ये छोटे थे तब से हमेशा एक साथ रहे थे और डेविड की मौत ने कहीं न कहीं जुराब को तोड़ दिया है। वह फूट फूट कर रोने लगता है। तभी उसे अपने पिता की बातें याद आती हैं। उसके पिता ने उससे कहा था कि चाहे कुछ भी हो जाए हमेशा अपने छोटे भाई की हिफाजत करना। और इस वक्त जुराब को वही बातें याद आ रही हैं। तभी हम टाइलर को देखते हैं जिसके साथ बाकी सारे लोग भी प्लेन में सवार हो चुके हैं और वे ऑस्ट्रिया की तरफ जा रहे हैं। इस बीच जब ये लोग आपस में बात कर रहे होते हैं तब निक को पता चलता है कि केट टाइलर की पत्नी की बहन है। ये बात सुनकर वह आश्चर्यचकित रह जाती है। दरअसल करीब 1 साल पहले की बात है जब टाइलर बांग्लादेश आया हुआ था। वहाँ पर उसने ओवी की जान बचाई और उसे इंडिया के लिए रवाना कर दिया। लेकिन उसी वक्त उसे गोली लग गई। तब वह पानी में गिर गया और सबको लगा कि टाइलर की मौत हो गई है। वह पानी के साथ बहता चला जाता है और कुछ समय बाद किनारे पर पहुंच जाता है। तब कुछ लोग उसे बाहर निकालते हैं। फिर उसी वक्त निक को टाइलर के बारे में पता लग जाता है। तब वे टाइलर को यूएई लेकर जाते हैं जहाँ उसका इलाज शुरू हो जाता है। लेकिन टाइलर की हालत बहुत ज्यादा खराब होती है। वह कोमा में चला जाता है। तब उसकी देखभाल करने के लिए यहाँ निक होती है और उसके साथ उसका भाई आज भी होता है। ये दोनों 24 घंटे उसके साथ रहते हैं। तभी करीब 1 महीने बाद टाइलर को होश आता है। उसे होश में देखकर निक खुश हो जाती है। फिर टाइलर उसे अपने पास बुलाता है और गाली देता है। ये देखकर निक हंसने लगती है क्योंकि टाइलर और निक हमेशा से ऐसे ही बात किया करते हैं। लेकिन टाइलर निक का शुक्रगुजार है। उसे पता है कि निक कभी भी उसका साथ नहीं छोड़ेगी। इसके बाद धीरे धीरे टाइलर की रिकवरी होने लगती है। तभी हमारे सामने जॉर्जिया का दृश्य आता है और यहीं पर हम एक गैंगस्टर को देखते हैं जिसका नाम जुराब है। वह जॉर्जिया के सबसे बड़े गैंगस्टर्स में से एक है। लोग उसके नाम से भी कांपते हैं। तभी जुराब का साथी उसके पास आता है जिसका नाम ग्रे है और उसे उसके छोटे भाई डेविड के बारे में बताता है जिसे हमने शुरुआत में मरते हुए देखा था। खैर, कोर्ट ने डेविड के केस में फैसला सुना दिया है। डेविड पहले से ही जेल में था लेकिन उसकी सजा 10 साल और बढ़ा दी गई है। ये बात सुनकर जुराब निराश हो जाता है और जल्दी ही यहाँ के गवर्नर के पास पहुँचता है जिसे वह कई सालों से घूस खिला रहा था। लेकिन गवर्नर उसके भाई को नहीं बचा पाया। इसीलिए वह गवर्नर से कहता है कि अब तुम मेरे किसी काम के नहीं हो। तब गवर्नर उसे समझाने लगता है कि धीरे धीरे वह चीजों को ठीक करने की कोशिश करेगा। लेकिन अब जुराब किसी की नहीं सुनने वाला। वह वहीं पर गवर्नर को मार देता है और उसे यहीं दफना देता है। तब
तभी दूसरी तरफ हम टाइलर को देखते हैं जिसे हॉस्पिटल वाले अब डिस्चार्ज कर रहे हैं। जैसे ही वह डिस्चार्ज होता है, निक उसे ऑस्ट्रिया के एक हाइडआउट में भेज देती है ताकि वह वहां आराम कर सके और धीरे धीरे रिकवर हो सके, क्योंकि उसे पूरी तरह ठीक होने में अभी काफी वक्त लगने वाला है और टाइलर अब दुनिया के सामने भी नहीं जाना चाहता। फिर वह यहाँ अकेले रहना शुरू कर देता है। उसका जो मन करता है वह वही करता है। अपने लिए कुछ पेट्स भी रख लेता है, लेकिन अभी भी टाइलर को उसकी पुरानी यादें परेशान कर रही हैं। वह बार बार अपने बच्चे की वीडियो देखता है जो अब इस दुनिया में नहीं है और उसकी यादें उसे परेशान करती रहती हैं। लेकिन फिर भी वह खुद को अलग अलग कामों में उलझाने की कोशिश करता है। वह मार्केट जाता है, फिशिंग करता है और साथ ही घर पर टीवी भी देखता है। तभी दूसरी तरफ हम डेविड को देखते हैं और हमें पता चलता है कि डेविड जिस जेल में है उसने गैर कानूनी तरीके से अपनी बीवी और बच्चों को भी वहां बुला लिया है। डेविड की बीवी का नाम केट है, उसके बेटे का नाम सैंड्रो और बेटी का नाम नीना है। केट और उसके बच्चों का यहाँ दम घुटता है। उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया, फिर भी उन्हें जेल में रहना पड़ रहा है। लेकिन डेविड उन्हें अपने साथ जेल में ही रखता है। वह केट को पीटता भी है। उसका सॉफ्ट कॉर्नर सिर्फ अपने बच्चों के लिए है। केट को वह जरा भी पसंद नहीं करता। फिर जैसे ही डेविड वहां से जाता है, सैंड्रो अपनी माँ के पास आता है और उसे संभालने की कोशिश करता है क्योंकि केट रो रही होती है। तभी दूसरी तरफ हम टाइलर को देखते हैं। जब वह अपने घर वापस आता है तब वह देखता है कि उसके दरवाजे पर एक स्ट्रेंजर बैठा हुआ है जिसे सारे लोग एलकोट कहकर बुलाते हैं। तब टाइलर उससे पूछता है कि वह यहाँ क्यों आया है। फिर एलकोट कहता है कि उसके पास उसके लिए एक काम है। तब टाइलर कहता है कि अब उसने सब कुछ बंद कर दिया है, वह किसी के लिए कुछ भी नहीं करने वाला। तब एलकोट कहता है उसे मिया ने भेजा है, तुम्हारी एक्स वाइफ ने। तब टाइलर शांत हो जाता है और पूछता है कि आखिर काम क्या है। तब एलकोट बताता है कि मिया की एक बहन है जिसका नाम केट है और केट के पति का नाम डेविड है जो जॉर्जिया की एक जेल में है। वह खुद भी उसी जेल में है और उसने वहाँ केट और उसके 2 बच्चों को भी बंद कर रखा है। उसने उनकी जिंदगी जहन्नुम बना दी है। जिस जेल में केट है वह जॉर्जिया के सबसे खतरनाक जेलों में से एक है। इसीलिए मिया को लगता है कि यह काम टाइलर के अलावा कोई और नहीं कर सकता। फिर वह आगे बताता है डेविड और उसके भाई जुराब के बारे में जिनके समूह का नाम नागा जी है। ये दोनों भाई जॉर्जिया के सबसे खतरनाक गैंगस्टर्स में से एक हैं। जब ये छोटे थे तभी से सड़कों पर काम कर रहे हैं। इन्होंने छोटे मोटे कामों से शुरुआत की, फिर ड्रग्स बेचे, फिर लोगों की हत्या करने लगे। धीरे धीरे इतने लोगों को मार दिया कि लोग इनके नाम से कांपने लगे। कोई भी इनके सामने खड़ा नहीं हो पाया। इसीलिए अगर टाइलर डेविड की बीवी को बचाने जाता है तो उसे ध्यान रखना होगा कि ये दोनों भाई कितने खतरनाक हैं। फिर वह बताता है कि उसके पास 6 हफ्तों का वक्त है। इन 6 हफ्तों में उसे अपनी हालत ठीक करनी होगी क्योंकि उसके बाद उसे खुद भी जेल में जाना होगा। तब टाइलर मान जाता है। एलकोट के जाने के बाद वह निक को कॉल करता है और उसे पूरी बात बताता है। वह एक खतरनाक ट्रेनिंग शुरू करता है और निक और उसके भाई आज के साथ मिलकर इस मिशन को अंजाम देता है। कहानी में आगे हम देखते हैं ये लोग प्लेन से ऑस्ट्रिया जा रहे होते हैं। इस बीच जब ये लोग आपस में बात कर रहे होते हैं तब निक को पता चलता है कि केट टाइलर की पत्नी की बहन है। ये बात सुनकर वह आश्चर्यचकित रह जाती है और टाइलर से कहती है कि उसने ये बात उसे बतानी जरूरी भी नहीं समझी। तभी हम सैंड्रो को देखते हैं जो एक फोन उठाता है और अपने अंकल जुराब से कांटेक्ट करता है। वह उससे पूछता है कि क्या मेरे पिता मेरी माँ और मुझे मार सकते थे। तब जुराब कहता है कि नहीं, अगर हमारे परिवार में कोई ऐसा था जो परिवार को चोट पहुंचा सकता था तो वह तुम्हारी माँ थी। फिर जुराब पूछता है कि तुम लोग कहाँ जा रहे हो, मैं आ रहा हूँ तुम्हारे लिए। तब सैंड्रो बता देता है कि ये लोग ऑस्ट्रिया जा रहे हैं और ये बात सुनते ही जुराब अपनी पूरी टीम को तैयार करने लगता है। तभी हम टाइलर और उसकी टीम को देखते हैं जो ऑस्ट्रिया पहुंच चुके हैं, लेकिन अब इन्हें कुछ समय के लिए यहाँ रहना पड़ेगा क्योंकि केट और उसके बच्चों का नया पासपोर्ट बन रहा है ताकि वे किसी दूसरे देश में जा सके। तभी हम सैंड्रो को देखते हैं जो टाइलर के पास जाता है। वह अभी भी टाइलर से गुस्सा है। वह बार बार उसे ब्लेम करता है कि उसने उसके पिता को मार दिया। तब टाइलर कहता है कि यही तुम्हारे लिए बेहतर था क्योंकि अगर तुम्हारा पिता जिंदा होता तो वह तुम्हारी माँ को मार देता। तुम्हें अभी पता नहीं है कि परिवार की कीमत क्या होती है। तब सैंड्रो कहता है कि मुझे तुमसे ज्यादा पता है परिवार के बारे में। मैं अपने परिवार को तुम्हारी तरह छोड़कर नहीं भागा। यह बात सुनने के बाद टाइलर वहां से चला जाता है, लेकिन थोड़ी देर बाद सैंड्रो उसके पास आता है। तब टाइलर उसे बताता है कि वह अपने बेटे के साथ कितना खुश था, लेकिन उसके बच्चे को एक ऐसी बीमारी हो गई थी जिसे कोई ठीक नहीं कर सकता था। टाइलर आज भी अपने बच्चे को मिस करता है। ये सब सुनने के बाद सैंड्रो टाइलर से माफी मांगता है और उसे बता देता है कि उससे एक बहुत बड़ी गलती हो गई है। उसने जुराब को इस जगह की लोकेशन बता दी है। तभी हम एक हेलीकॉप्टर को देखते हैं जो इनकी तरफ ही आ रहा होता है। टाइलर समझ जाता है कि अब यहाँ हालात खराब होने वाले हैं। वह वापस आता है और सबको सावधान रहने के लिए कहता है। तब सारे लोग अपनी अपनी पोजीशन लेने लगते हैं और यहाँ से निकलने की तैयारी करने लगते हैं। इसी बीच हम सैंड्रो को देखते हैं जो दोबारा जुराब को मैसेज कर रहा होता है। ये बहन का तभी केट उसका फोन छीन लेती है और कहती है कि तुम्हें अभी भी समझ में नहीं आ रहा
कि कौन अच्छे हैं और कौन बुरे। जो लोग बुरे हैं वो हमें मारने के लिए यहाँ तक आ चुके हैं। तभी वे लोग इन पर हमला करना शुरू कर देते हैं। तब ये लोग नीचे जाते हैं और गाड़ियों से भागने लगते हैं। लेकिन जैसे ही सैंड्रो जुराब की गाड़ी को देखता है वह गाड़ी से निकलकर अपने अंकल की तरफ भागने लगता है। तब याज उसे बचाने जाता है और टाइलर बाकी लोगों को लेकर आगे बढ़ने लगता है। लेकिन अब याज की जान खतरे में है। सैंड्रो जुराब के पास पहुंच चुका है और उसके लोग याज पर गोलियां चला रहे हैं। अपने भाई को खतरे में देखकर निक भी उसे बचाने के लिए पहुंच जाती है। इसी दौरान एक के बाद एक गाड़ियां ब्लास्ट होने लगती हैं। दूसरी तरफ टाइलर पर भी कई लोगों ने हमला कर दिया है, लेकिन अब वह एक एक करके सबका खात्मा कर रहा है। इसके बाद ये लोग फिर से गाड़ियों में बैठकर भागने लगते हैं, लेकिन जुराब के आदमी हर जगह फैले हुए हैं। वे इन पर लगातार गोलियां चला रहे हैं, यहाँ तक कि जो पुलिस वाले उनकी राह में आ रहे हैं उन्हें भी मार गिरा रहे हैं। तब ये लोग मिलकर एक नया प्लान बनाते हैं। बाहर रहकर वे इनका मुकाबला नहीं कर पाएंगे, इसलिए इन्हें दुश्मनों को घर के अंदर खींचना होगा। फिर ये लोग घर के अंदर जाते हैं, हर जगह बम लगा देते हैं और एक एक करके दुश्मनों का खात्मा करने लगते हैं। लड़ते लड़ते वे धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ते जाते हैं। लेकिन जब निक 50वें माले पर होती है तभी एक आदमी उस पर हमला कर देता है और फिसलते हुए नीचे गिरने लगते हैं। तभी टाइलर देख लेता है कि निक नीचे गिरने वाली है। अगर वह 50वें माले से गिरी तो जिंदा नहीं बचेगी। टाइलर फौरन ऊपर पहुंचता है और आखिरी वक्त में उसे पकड़ लेता है। जुराब भी यह सब देख चुका होता है। वह टाइलर के पास आता है और उसे लटका हुआ देखकर उसके हाथ में गोली मार देता है ताकि दोनों नीचे गिर जाएं। लेकिन टाइलर अभी भी निक को पकड़े हुए है। तब जुराब अपनी बंदूक निकालता है और इस बार वह टाइलर को मारने वाला होता है, लेकिन ऐन वक्त पर निक को होश आ जाता है। वह उस कांच पर गोली चलाती है जिस पर जुराब खड़ा होता है। कांच टूट जाता है और जुराब भी नीचे लटक जाता है। यह देखते ही टाइलर भरोसा करती हो? इसके बाद जुराब और टाइलर के बीच जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। दोनों काफी देर तक कांच के ऊपर लड़ते रहते हैं। इसी बीच निक नीचे गेट के पास पहुंच जाती है और आसपास मौजूद लोगों को मारने लगती है। तभी टाइलर जुराब को नीचे गिरा देता है और उसे लगता है कि जुराब बेहोश हो चुका है। फिर ये लोग भागते हुए छत पर पहुंचते हैं जहां इनके लिए हेलीकॉप्टर इंतजार कर रहा होता है। सारे लोग हेलीकॉप्टर की तरफ बढ़ने लगते हैं, लेकिन जैसे ही याज आगे बढ़ता है तभी जुराब वहां पहुंच जाता है और उस पर गोलियों की बौछार कर देता है। इसके बावजूद टाइलर किसी तरह याज को लेकर हेलीकॉप्टर में सवार हो जाता है और वहां से निकल जाता है। लेकिन जब ये लोग हवा में होते हैं तब याज अपना दम तोड़ देता है। ये देखकर निक पूरी तरह टूट जाती है। आखिरकार ये लोग टाइलर के सेफ हाउस पहुंच जाते हैं, लेकिन निक अभी भी अपने भाई की लाश के पास बैठी रो रही होती है। तभी वहां मियां आती है। वह टाइलर को इग्नोर करके सीधे अपनी बहन के पास चली जाती है। लेकिन रात में वह टाइलर के पास पहुंचती है और उससे पूछती है कि आखिर वह उन लोगों को छोड़कर क्यों चला गया था। जब उसका बच्चा मरा था तब वह वहां मौजूद भी नहीं था। तब टाइलर पहली बार इस बारे में बात करता है। वह कहता है कि वह अपने बच्चे को मरता हुआ नहीं देख सकता था। वह चाहे कुछ भी कर लेता, अपने बच्चे को नहीं बचा पाता। तब मियां भी उसकी बात समझने लगती है। इसी बीच हम जुराब को देखते हैं। वह टाइलर को कॉल करता है और कहता है कि उसे हर हाल में हिसाब बराबर करना है। उसका प्लेन उसके सामने खड़ा है, लेकिन जब तक वह हिसाब बराबर नहीं करेगा तब तक यहाँ से नहीं जाएगा। तब टाइलर कहता है बताओ कहाँ मिलना है, और जुराब कहता है कि पास में ही एक चर्च है। इसके बाद टाइलर अपने सारे हथियार निकालता है और चर्च की तरफ जाने लगता है। तब निक भी उसके साथ आने की कोशिश करती है, लेकिन टाइलर उसे कहता है कि वह यहीं रहे और बाकी लोगों का ख्याल रखे। फिर वह अकेला ही निकल पड़ता है। वह चर्च के पास आता है और एक एक करके सारे लोगों को मारने लगता है। उसे जैसे ही यहाँ पे प्लेन नजर आता है वह प्लेन को भी ब्लास्ट कर देता है और उसके साथ साथ सारे गाड़ियों को भी, ताकि जुराब यहाँ से ना भाग सके। जुराब को जैसे ही ये बात पता लगती है वह चला जाता है चर्च के अंदर। तब तक टाइलर ने सबका खात्मा कर दिया है। वह भी पहुंचता है चर्च में। तब वह देखता है कि जुराब ने सैंड्रो के पूरे शरीर पर बम लगा रखा है। फिर वह टाइलर को कहता है कि अपनी बंदूक फेंक दो और सैंड्रो को भेजता है उसके पास। फिर सैंड्रो जैसे ही हाथ में बंदूक लेता है, जुराब उसे कहता है कि इस आदमी ने तुम्हारे पिता को मारा है, इसे गोली मार दो। तब सैंड्रो गोली चलाने की कोशिश करता है, लेकिन एक वक्त के बाद वह रुक जाता है। तब जुराब कहता है कि इसे अब मैं मारूंगा। वो बंदूक उठाता है, लेकिन गोली चलाता उससे पहले यहाँ पर निक आ जाती है। तब निक को देखते ही जुराब बंदूक तान देता है। सैंड्रो की निक ने कुछ भी किया तो वह सैंड्रो को मार देगा। फिर वो निक को कहता है कर नीचे रख, पर देखिए बेचारा फिजूल में ही मारा जाएगा। लेकिन निक जैसे ही बंदूक फेंकती है जुराब उस पे गोली चला देता है। तभी टाइलर हमला कर देता है जुराब पे। इन दोनों के बीच घमासान लड़ाई होती रहती है और दूसरी तरफ सैंड्रो अपने ऊपर से बम को निकाल देता है। लेकिन अब टाइलर भारी पड़ता है जुराब पे, उसे पीटता है और अंत में गोली मार के उसकी हत्या कर देता है। फिर वह जाता है निक के पास। निक बहुत ही बुरी तरीके से घायल हुई है। सैंड्रो भी यहीं पर है इन दोनों के पास। तभी यहाँ पर पुलिस वाले आ जाते हैं, लेकिन अब टाइलर भागना नहीं चाहता, इसीलिए टाइलर और निक दोनों को गिरफ्तार कर लिया जाता है।
जाता है। फिर वक्त ऐसे ही बीतने लगता है और थोड़े समय के बाद हमारे सामने जेल का दृश्य आता है। तब जेल में टाइलर से मिलने मिया आती हैं और बताती हैं कि कीटत और उसके दोनों बच्चे सुरक्षित हैं। तब टाइलर कहता है कि जिस घर में तुम आई थी वहाँ पर एक सेफ है, उस सेफ में 1 मिलियन है, उन सारे पैसों को कीट को दे दो। तब इस बात को सुनने के बाद मिया खुश हो जाती हैं। वह पहले से जानती थी कि टाइलर एक अच्छा आदमी है। फिर यह दोनों अपने बच्चे को याद करके रोते हैं। लेकिन टाइलर जैसे ही यहाँ से निकलता है उसे गार्ड्स ले जाकर के एक गाड़ी में बैठा देते हैं और दोबारा लेकर के जाते हैं एलकॉट के पास। तब एलकॉट उसे कहता है कि मैं चाहूं तो तुम्हें जेल से छुड़ा सकता हूं, लेकिन बदले में तुम्हें मेरा एक मिशन पूरा करना पड़ेगा। तब टाइलर कहता है कि मैं अकेला काम नहीं करता, निक को भी तुम्हें जेल से छुड़ाना पड़ेगा। तभी हम देखते हैं कि एलकॉट ने निक को भी छुड़ा लिया है और निक भी यहीं पर मौजूद है और अगर ये दोनों आजाद रहना चाहते हैं तो इन्हें अगला मिशन पूरा करना पड़ेगा। और इतना कहने के बाद एलकॉट यहाँ से चला जाता है और यह फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, हमारी आज की वीडियो यहीं पर खत्म होती है। मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर।